मॉर्निंग। आज आप सुनेंगे सादत हसन मंटो की कहानी इश्क ए हकीकी। इश्क और मोहब्बत के बारे में अखलाक का नज़रिया वही था जो अक्सर आशिकों और मोहब्बत करने वालों का होता है। वो रांझे पीर का चेला था। इश्क में मर जाना उसके लिए एक महान मौत मरना था। अखलाक 30 बरस का हो गया, मगर बावजूद कोशिशों के उसको किसी से इश्क ना हुआ। लेकिन एक दिन अंगद बर्गमैन की पिक्चर फॉर होम द बिल्ड टूल्स का मैटिनी शो देखने के दौरान उसने महसूस किया कि उसका दिल उस बुर्का पोश लड़की से वास्ता हो गया है जो उसकी साथ वाली सीट पर बैठी थी, और वह सारा वक्त अपनी टांगें हिलाती रही थी। पर्दे पर जब साया कम और रोशनी ज़्यादा होती तो अखलाक ने उस लड़की को एक नज़र देखा। उसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे थे। नाक की फिनिंग पर चंद बूंदें थीं। जब अखलाक ने उसकी तरफ देखा तो उसकी टांगें हिलना बंद हो गईं। एक अदा के साथ उसने अपने स्याह बुर्के की जाली से चेहरा ढांप लिया। यह हरकत कुछ ऐसी थी कि अखलाक को बेइख्तियार हंसी आ गई। उस लड़की ने अपनी सहेली के कान में कुछ कहा, फिर दोनों हौले हौले हंसी। इसके बाद उस लड़की ने नकाब अपने चेहरे से हटा लिया, अखलाक की तरफ तीखी तीखी नज़रों से देखा और टांग हिलाकर फिल्म देखने में मशगूल हो गई। अखलाक सिगरेट पी रहा था। अंगद बर्गमैन उसकी महबूब एक्ट्रेस थी। फॉर होम द बिल टूल्स में उसके बाल कटे हुए थे। फिल्म के आगाज़ में जब अखलाक ने उसे देखा तो वो बहुत प्यारी सी मालूम हुई, लेकिन साथ वाली सीट पर बैठी लड़की को देखने के बाद वो अंगद बर्गमैन को भूल गया। यूं तो करीब करीब सारी फिल्म उसकी निगाहों के सामने चली, मगर उसने बहुत ही कम देखी। सारा वक्त वो लड़की उसके दिलो दिमाग पर छाई रही। अखलाक सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा। एक मर्तबा उसने राख झाड़ी तो सिगरेट उंगलियों से निकलकर उसकी गोद में जा पड़ी। लड़की फिल्म देखने में मशगूल थी, इसलिए सिगरेट गिरने का उसे कुछ पता न चला। अखलाक बहुत घबराया। इसी घबराहट में उसने हाथ बढ़ाकर सिगरेट उसके बुर्के पर से उठाया और फर्श पर फेंक दिया। लड़की हड़बड़ाकर उठी। अखलाक ने फौरन कहा, माफ़ी चाहता हूँ, आप पर सिगरेट गिर गई थी। लड़की ने तीखी तीखी नज़रों से अखलाक की तरफ देखा और बैठ गई। बैठकर उसने अपनी सहेली से सरगोशी में कुछ कहा। दोनों हौले हौले हंसी और फिल्म देखने में मशगूल हो गई। फिल्म के समाप्त होने पर जब कायदे आज़म की तस्वीर नमूदार हुई तो अखलाक उठा। खुदा मालूम कि क्या हुआ कि उसका पाँव लड़की के पाँव से टकरा गया। अखलाक एक बार फिर सर से पाँव तक माजरत बन गया। माफ़ी चाहता हूँ, जाने आज क्या हो गया है। दोनों सहेलियाँ हौले हौले हंसी। जब भीड़ के साथ बाहर निकली तो अखलाक उनके पीछे पीछे हो लिया। वो लड़की जिससे उसको पहली नज़र का इश्क हुआ था मुड़ मुड़ कर देखती रही। अखलाक ने इसकी कोई परवाह नहीं की और उनके पीछे पीछे चलता रहा। उसने ठान लिया था कि वो उस लड़की का मकान देख के रहेगा। माल रोड फुटपाथ पर YMCA के सामने उस लड़की ने मुड़कर अखलाक की तरफ देखा और अपनी सहेली का हाथ पकड़कर रुक गई। अखलाक ने आगे निकलना चाहा तो वो लड़की उससे मुखातिब हुई, आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? अखलाक ने एक लहजा सोचकर जवाब दिया, आप मेरे आगे आगे क्यों जा रही हो? लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके बाद उसने अपनी सहेली से कुछ कहा, फिर दोनों चल पड़ी। बस स्टैंड के पास लड़की ने जब मुड़कर देखा तो अखलाक ने कहा, आप पीछे आ जाइए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लड़की ने मुंह मोड़ लिया। अनारकली का मोड़ आया तो दोनों सहेलियां ठहर गईं। अखलाक पास से गुजरने लगा
तो उस लड़की ने उससे कहा, आप हमारे पीछे ना आइए, ये बहुत बुरी बात है। लहजे में बहुत संजीदगी थी। अखलाक ने बहुत बेहतर कहा और वापस चल दिया। उसने मुड़कर भी उनको ना देखा, लेकिन दिल में उसको अफसोस था कि वो क्यों उसके पीछे ना गया। इतनी देर के बाद उसको इतनी शिद्दत से महसूस हुआ था कि उसको किसी से मोहब्बत हुई है, लेकिन उसने मौका हाथ से जाने दिया। अब खुदा मालूम फिर उस लड़की से मुलाकात हो या ना हो। जब YMCA के पास पहुंचा तो रुककर उसने अनारकली मोड़ की तरफ देखा, मगर अब वहाँ क्या था, वो तो उसी वक्त अनारकली की तरफ चली गई थी। लड़की के नक्शे बड़े पतले पतले थे, बारीक नाक, छोटी सी ठोड़ी, फूल पत्तियों जैसे होठ। जब पर्दे पर साया कम और रोशनी ज़्यादा होती थी तो उसने उसकी बलाई होठ पर एक तिल देखा जो बेहद प्यारा लगता था। अखलाक ने सोचा था कि अगर ये तिल ना होता तो शायद वो नामुकम्मल रहती। इसका वहाँ पर होना बेहद ज़रूरी था। छोटे छोटे कदम थे जिनमें कमारपन था, क्योंकि उसको मालूम था कि एक मर्द मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इसलिए उनके छोटे छोटे कदमों में एक बड़ी प्यारी सी लड़खड़ाहट पैदा हो गई थी। उसका मुड़ मुड़ कर तो देखना गजब था। गर्दन को एक खफीफ सा झटका देकर वो पीछे अखलाक की तरफ देखती और तेजी से मुंह मोड़ लेती। दूसरे रोज वो अंगर्ड बर्गमैन की फिल्म फिर देखने गया। शो शुरू हो चुका था। वॉल्ट डिज्नी का कार्टून चल रहा था कि वो अंदर हॉल में दाखिल हुआ। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। गेट कीपर की बैटरी की अंधी रोशनी के सहारे उसने टटोल टटोल कर एक खाली सीट तलाश की और उस पर बैठ गया। डिज्नी कार्टून बड़ा मज़ेदार था। इधर उधर कई तमाशाई हंस रहे थे। अचानक बहुत ही करीब से अखलाक को ऐसी हंसी सुनाई दी जिसको वो पहचानता था। मुड़कर उसने पीछे देखा तो वही लड़की बैठी थी। अखलाक का दिल धक धक कर रहा था। लड़की के साथ एक नौजवान लड़का बैठा था। शक्ल से वो उसका भाई लगता था। उसकी मौजूदगी में वो किस तरह बार बार मुड़कर देख सकता था। इंटरवल हो गया। अखलाक कोशिश के बावजूद फिल्म अच्छी तरह देख ना सका। रोशनी हुई तो वह उठा। लड़की के चेहरे पर नकाब था, मगर उस महीन पर्दे के पीछे उसकी आंखें अखलाक को नजर आईं, जिनमें मुस्कुराहट की चमक थी। लड़की के भाई ने सिगरेट निकालकर सुलगाया। अखलाक ने अपनी जेब में हाथ डाला और मुखातिब हुआ, जरा माचिस दीजिएगा। लड़की के भाई ने माचिस दे दी। अखलाक ने अपना सिगरेट सुलगाया और माचिस देकर शुक्रिया कहा। लड़की की टांग हिल रही थी। अखलाक अपनी सीट पर बैठ गया। फिल्म का बकाया हिस्सा शुरू हुआ। एक दो मर्तबा उसने लड़की को मुड़ मुड़ कर देखा। इससे ज़्यादा वो कुछ ना कर सका। फिल्म खत्म हुई। लोग बाहर निकलना शुरू हुए। लड़की और उसका भाई साथ थे। अखलाक उनसे हटकर पीछे पीछे चलने लगा। स्टैंड के पास भाई ने अपनी बहन से कुछ कहा। एक टांगे वाले को बुलाया। उसमें लड़की बैठ गई। लड़का स्टैंड में चला गया। लड़की ने नकाब में से अखलाक की तरफ देखा। उसका दिल धक धक करने लगा। टांगा चल पड़ा। स्टैंड के बाहर उसके 3-4 दोस्त खड़े थे। इनमें से एक की साइकिल उसने जल्दी जल्दी पकड़ी और टांगे वाले के पीछे पीछे चलने लगा। जोर की हवा चल रही थी। लड़की के चेहरे पर से नकाब उठ जाता। जब स्याह जॉर्जेट का पर्दा फड़फड़ाता तो उसके सफ़ेद चेहरे की झलकियां दिखती। कानों में सोने के झुमके थे। पतले पतले होठों पर स्याही माइल सुर्खी थी और बालाई होठ पर वो अशद जरूरी तिल। बड़े जोर का झोंका आया तो अखलाक के सर से हैट उतर गया और सड़क पर गिर गया और गाड़ी उसे कुचल कर चली गई। यह देखकर लड़की हंसी। अखलाक मुस्कुरा दिया। लड़की से मुखातिब होकर कहा, उसको तो शहादत का रुतबा मिल गया।
लड़की ने दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। अखलाक थोड़ी देर बाद फिर उससे मुखातिब हुआ। आपको ऐतराज़ है तो वापस चले जाता हूँ। लड़की ने उसकी तरफ देखा मगर कोई जवाब न दिया। अनारकली की एक गली में टांगा रुक गया। लड़की ने उतरकर अखलाक की तरफ देखा और फिर नकाब उठाकर एक मकान में चली गई। अखलाक साइकिल पर कुछ देर रुका और उसके बाद साइकिल चलाने ही वाला था कि उस मकान की पहली मंजिल पर एक खिड़की खुली। लड़की ने खिड़की से अखलाक को झांका और फौरन शर्माकर पीछे हट गई। अखलाक आधे घंटे वहीं खड़ा रहा मगर वो दोबारा खिड़की पर नहीं दिखी। दूसरे रोज अखलाक सुबह सवेरे अनारकली की उस गली में पहुंचा। 15-20 मिनट तक इधर उधर घूमता रहा। खिड़की बंद थी। मायूस होकर लौटने ही वाला था कि एक फालसे बेचने वाला आया। खिड़की खुली। लड़की के सर पर दुपट्टा नहीं था। उसने फालसे वाले को आवाज़ दी, भैया फालसे वाले जरा ठहरना। फिर उसकी नज़रें अखलाक पर पड़ी। वो चौंक कर पीछे हट गई। फालसे वाले ने सर पर से छाबड़ी उतारी और बैठ गया। लड़की सिर पर दुपट्टा लिए नीचे आई। अखलाक को उसने कनखियों से देखा, शर्माई और फालसे लिए बगैर ही चली गई। अखलाक को ये अदा बहुत पसंद आई। थोड़ा सा तरस भी आया। फालसे वाले ने जब उसको घूर कर देखा तो वो वहाँ से चल दिया। कहा, चलो आज इतना ही काफ़ी है। चंद दिनों में ही अखलाक और उस लड़की में इशारे शुरू हो गए। हर रोज़ सुबह 9 बजे वो अनारकली की इस गली में पहुँचता। खिड़की खुलती, वो सलाम करता, वो जवाब देती, मुस्कुराती, हाथों के इशारों से कुछ बातें होती। इसके बाद वो चली जाती। एक रोज़ उंगलियां घुमाकर उसने अखलाक को बताया कि वो शाम के 6 बजे के शो सिनेमा देखने जा रही है। अखलाक ने इशारों के जरिए पूछा, कौन से सिनेमा हाउस में? उसने जवाब में इशारे किए मगर अखलाक ना समझा। आखिर में उसने इशारों में कहा, कागज में लिखकर नीचे फेंक दो। लड़की खिड़की से हटी। चंद लम्हात के बाद उसने इधर उधर देखकर कागज की एक मंडोरी सी नीचे फेंक दी। अखलाक ने उसे खोला। उस पर लिखा था प्लाज़ा। शाम को प्लाज़ा में उसकी मुलाकात परवीन से हुई। परवीन के साथ उसकी सहेली भी थी। वो उसकी साथ वाली सीट पर बैठ गया। फिल्म शुरू हुई तो परवीन ने नकाब उठा लिया। अखलाक सारा वक्त उसे देखता रहा। उसका दिल धक धक करता रहा। इंटरवल से कुछ पहले उसने अपना हाथ आहिस्ता से उसके हाथ पर रख दिया। वो कांप उठी। अखलाक ने फौरन हाथ उठा लिया। दरअसल उसे वो अंगूठी देना चाहता था, बल्कि खुद पहनाना चाहता था, जो उसने उसी रोज खरीदी थी। इंटरवल खत्म हुआ तो उसने फिर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। वो कांपी, लेकिन अखलाक ने हाथ न हटाया। थोड़ी सी देर बाद उसने अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में चढ़ा दी। वो बिल्कुल खामोश रही। अखलाक ने देखा कि परवीन की नाक पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे थरथरा रहे थे। फिल्म के साथ अखलाक और परवीन की ये मुलाकात भी खत्म हो गई। बाहर निकलकर कोई बात ना हो सकी। दोनों सहेलियां टांगे में बैठी और चली गईं। अखलाक को भी दोस्त मिल गए। उन्होंने उसे रोक लिया, लेकिन वो बहुत खुश था, इसलिए कि परवीन ने उसका तोहफा कबूल कर लिया था। दूसरे रोज निश्चित वक्त पर जब अखलाक परवीन के घर पहुंचा तो खिड़की खुली थी। अखलाक ने सलाम किया। परवीन ने जब जवाब दिया तो उसके दाहिने हाथ की उंगली में उसकी पहनाई अंगूठी चमक रही थी। थोड़ी देर इशारे होते रहे। इसके बाद परवीन ने इधर उधर देखकर एक लिफाफा नीचे फेंका। अखलाक ने उठाकर खोला तो उसमें अंगूठी के लिए शुक्रिया लिखा था।
घर पहुंचकर अखलाक ने एक तवील जवाब लिखा, अपना दिल निकालकर कागज़ों में रख दिया। उस खत को उसने फूलदारी लिफाफे में बंद किया, उस पर सेंट लगाया और दूसरी रोज सुबह 9 बजे परवीन को दिखाकर नीचे लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब उनमें बाकायदा खत और खिताब शुरू हो गया। हर खत इश्क और मोहब्बत का एक दफ्तर था। एक खत अखलाक ने अपने खून से लिखा, जिसमें उसने कसम खाई कि वो हमेशा इतनी मोहब्बत साबित कदम रहेगा। इसके जवाब में खूनी खत ही आया। परवीन ने भी कसम खाई कि वो मर जाएगी, लेकिन अखलाक के सिवा और किसी को शरीके हयात नहीं बनाएगी। महीनों गुजर गए। इस दौरान कभी कभी सिनेमा में एक दो मुलाकात हो जाती थी, पर मिलकर बैठने का मौका उन्हें नहीं मिलता था। परवीन पर घर की तरफ से कड़ी पाबंदियां थीं। जब भी वो बाहर निकलती थी तो या अपने भाई के साथ या अपनी सहेली जोहरा के साथ होती थी। इन दो के अलावा उसको किसी के साथ बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। अखलाक ने उसे कई मर्तबा लिखा कि जोहरा के साथ वो कभी बाहरदारी में जहांगीर के मकबरे में मिले, मगर वो न माने। उसको डर था कि कोई देख लेगा। इस बीच में अखलाक के वालिदैन ने उसकी शादी की बातचीत शुरू कर दी। अखलाक टालता रहा। जब उन्होंने तंग आकर एक जगह बात कर दी तो अखलाक बिगड़ गया। बहुत हंगामा हुआ, यहाँ तक कि अखलाक को एक रात इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड में सोना पड़ा। उधर परवीन रोती रही। उसने उस दिन खाने को हाथ तक न लगाया। अखलाक अपनी धुन का बहुत पक्का था, जिद्दी भी परले दर्जे का। घर से बाहर कदम निकाला तो फिर उधर रुख तक न किया। उसके वालिद ने उसको बहुत समझाया, मगर वो न माना। एक दफ्तर में 100 रुपये में माहवार पर नौकरी कर ली और एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर रहने लगा, जिसमें न नल था न ही बिजली। उधर परवीन अखलाक की तकलीफ़ों के दुख में घुल रही थी। घर में जब अचानक उसकी शादी की बातचीत शुरू हुई तो उस पर बिजली सी गिरी। उसने अखलाक को लिखा। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन परवीन को उसने तसल्ली दी कि वो घबराए नहीं, साबित कदम रहे। इश्क उनका इम्तहान ले रहा है। 12 दिन गुजर गए। अखलाक कई बार गया, मगर परवीन खिड़की में नजर न आई। वो सब्र और करार खो बैठा। नींद उसकी गायब हो गई। उसने दफ्तर जाना भी छोड़ दिया। ज़्यादा नागे हुए तो उसको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। बरतरफी का नोटिस मिला तो वो सीधा परवीन के मकान की तरफ चल पड़ा। 15 दिनों के लंबे अरसे के बाद उसे परवीन नजर आई, वो भी एक लहजे के लिए। जल्दी से लिफाफा फेंक कर वो चली गई। खत बहुत लंबा था। परवीन की गैर हाजिरी का बाइस ये था कि उसका बाप उसको अपने साथ बकरवाल ले गया था, जहाँ उसकी बड़ी बहन रहती थी। 15 दिन वहाँ वो खून के आंसू रोती रही। उसका दहेज तैयार किया जा रहा था, लेकिन उसको महसूस होता था कि उसके लिए रंग बिरंगे कफन बन रहे हैं। खत के आखिर में लिखा था, तारीख मुकर्रर हो चुकी है, मेरी मौत की तारीख। मैं मर जाऊंगी, मैं ज़रूर कुछ खाकर मर जाऊंगी। इसके सिवा मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता है। नहीं नहीं, एक रास्ता और है, लेकिन क्या मैं इतनी हिम्मत कर सकूंगी? क्या तुम भी इतनी हिम्मत कर सकोगे? मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। तुमने मेरे लिए घर बाहर छोड़ा है, मैं तुम्हारे लिए ये घर नहीं छोड़ सकती जहाँ मेरी मौत का सामान तैयार हो रहा है। लेकिन मैं बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम शादी का बंदोबस्त कर लो, मैं सिर्फ 3 कपड़ों में आऊँगी। जेवर वगैरह
सब उतार कर यहीं फेंक दूंगी। जवाब जल्दी दो, हमेशा तुम्हारी परवीन। अखलाक ने कुछ न सोचा, फौरन उसको लिखा, मेरी बाहें तुम्हें अपने आगोश में लेने के लिए तड़प रही हैं। मैं तुम्हारी इज्जत और इस्मत पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। तुम मेरी रफ़ीका ए हयात बनकर रहोगी। जिंदगी भर मैं तुम्हें खुश रखूंगा। एक दो खत लिखे गए। इसके बाद तय किया कि परवीन बुध को सुबह सवेरे घर से निकलेगी। अखलाक टांगा लेकर गली के नुक्कड़ पर उसका इंतज़ार करेगा। बुध को मुंह अंधेरे अखलाक टांगे में वहां पहुंचकर परवीन का इंतज़ार करने लगा। 15-20 मिनट गुजर गए। अखलाक का सब्र बढ़ गया, लेकिन वह आ गई। छोटे छोटे कदम उठाती वो गली में नजर आई। चाल में लड़खड़ाहट थी। जब वो टांगे में अखलाक के साथ बैठी तो सर से पैर तक कांप रही थी। उसे कांपता देख अखलाक भी कांपने लगा। घर पहुंचा तो अखलाक ने बड़े प्यार से उसके बुर्के का नकाब उठाया और कहा, मेरे दुल्हन कब तक मुझसे पर्दा करोगी? परवीन ने शर्माकर आंखें झुका ली। उसका रंग जर्द था, जिस्म अभी तक कांप रहा था। अखलाक ने पलाई होठ के तिल की तरफ देखा तो उसके होठों में एक बोसा तड़पने लगा। उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसने तिल वाली जगह को चूमा। परवीन ने ना की। उसके होठ खुले, दांतों में गोश्त खौरा था। मसूड़े गहरे नीले रंग के थे, गले हुए। सड़न का एक भपका अखलाक की नाक में घुस गया। एक धक्का सा उसको लगा। एक और भपका परवीन के मुंह से निकला तो वह एकदम पीछे हट गया। परवीन ने शर्माती आवाज में कहा, शादी से पहले आपको ऐसी बातों का हक नहीं पहुंचता। ये कहते हुए उसके गले मसूड़े दिखे। अखलाक के होश और हवास गायब थे। दिमाग सुन्न हो गया। देर तक वो दोनों पास बैठे रहे। अखलाक को कोई बात नहीं सूझती थी। परवीन की आंखें झुकी हुई थीं। जब उसने उंगली के नाखून काटने के लिए होठ खोले तो उन गले मसूड़ों की नुमाइश हुई। बू का एक भपका निकला। अखलाक को मिथली आने लगी। उठा और अभी आया कहकर वो बाहर निकल गया। बाहर बैठकर उसने बहुत देर तक सोचा। जब कुछ समझ में न आया तो लायलपुर रवाना हो गया, जहाँ उसका दोस्त रहता था। अखलाक ने सारा वाकया जब दोस्त को सुनाया तो उसने बहुत लान तान की और उससे कहा, फौरन वापस जाओ, कहीं बेचारी खुदकुशी ना कर ले। अखलाक रात को वापस लाहौर आया। घर में दाखिल हुआ तो परवीन मौजूद नहीं थी। इसके बाद अखलाक को परवीन कहीं नजर नहीं आई। थैंक यू।